यूपी में बम्पर जीत के बाद हर कोई जानना चाहता है कि योगी दोबारा कब शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। सूत्र बता रहे हैं कि योगी का शपथ ग्रहण होली के बाद हो सकता है। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आएंगे और वो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस बार होली 18 मार्च को है, यानी योगी की ताजपोशी 18 मार्च के बाद होगी। पिछली बार योगी ने 18 मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी। तो होली के बाद शपथ ग्रहण की बात, लेकिन यूपी में चुनावी होली 10 मार्च को ही हो चुकी। तो यूपी में योगी 2-0 का आगाज होली के बाद होगा, जब योगी दोबारा शपथ लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार कल दिल्ली आएंगे, जहां वो पीएम मोदी, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि योगी की शपथ होली के बाद होगी। जल्द ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में योगी को नेता चुना जाएगा। संसदीय बोर्ड में योगी के शपथ की तारीख तय होगी। तो ये तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं किस तरीके से यूपी में योगी सरकार 2.0 कैसे आगाज होगा, कौन कौन चेहरे होंगे। लेकिन उससे पहले योगी दिल्ली में होंगे, अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे और सूत्र बता रहे हैं कि योगी की शपथ होली के बाद होगी। रुचि जी हमारे साथ हैं। रुचि जी, सबसे पहला सवाल ये कि जो बहुत से मंत्री नहीं जीत पाए, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री भी शामिल है, तो क्या रूपरेखा हो सकती है योगी की कैबिनेट की? कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो ये नया मंत्रिमंडल बनेगा योगी सरकार 2 में, वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए बनाया जाएगा। जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, जो इलाके के समीकरण है, उनका ध्यान सबसे पहले रखा जाएगा। इस मंत्रिमंडल जो नया बनेगा, इसमें शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल आएगी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है पार्टी में और वो फिलहाल एमएलसी हैं, तो शायद उनको कंटिन्यू किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको शायद केंद्र सरकार में बुलाया जाए या संगठन की जिम्मेदारी दे दी जाए। अब डॉक्टर दिनेश शर्मा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, इसको लेकर भी संशय है। और ये भी कहा जा रहा है कि तीसरा उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो बहुत तरह की चर्चाएं हैं मंत्रियों के नाम को लेकर, और उप मुख्यमंत्री कितने होंगे और कौन कौन होंगे। तो चर्चा इस बात को लेकर है कि जो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये चुनौती भी होगी। फोन पर हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, लखनऊ में क्या गतिविधियां हैं? कौन से विधायक मंत्री पद के लिए फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं, या फिर सभी ने आला कमान पर फैसला छोड़ दिया है? देखिए पवन, इस समय जो मिलने जुलने का दौर है वो लगातार जारी है। प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार आ चुकी है। बस उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो होली के बाद पूरी हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से आपने मंत्री पद की बात की कि कौन कौन से विधायक इस रेस में आगे हैं, तो जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं उसमें राजेश्वर सिंह, जो कि विशाल का शायद फोन कट गया है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा विशाल बता रहे थे, सबसे पहला नाम उनकी जुबान पर आया तो राजेश्वर सिंह। एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं ईडी के, ब्यूरोक्रेसी छोड़कर सत्ता में कूदे, लखनऊ की एक सीट से जीते हैं और उनका नाम सबसे पहले था, यानी वो मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। इसके अलावा कई और ऐसे नए चेहरे हैं जो अब की बार जीत कर आए हैं। रुचि जी, इनमें से एक कानपुर के कमिश्नर भी रहे हैं, वो कन्नौज से जीते, तो क्या वो भी इस रेस में है, लग रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे राजेश्वर सिंह है, वैसे ही असीम अरुण हैं जो एडीजी थे, पुलिस कमिश्नर थे और वहाँ से वो वीआरएस लेकर आए हैं। अब कन्नौज की सीट से जीते हैं। वो कन्नौज की सीट जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो यादव परिवार की सीट मानी जाती थी। डिम्पल यादव वहाँ पे पहले एमपी थी, अखिलेश यादव थे, तो एक तरह से यादव फैमिली का गढ़ माना जाता है। वहाँ से वो जीते हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि काबिल अफसर हैं। तो उनकी जो जब वो पुलिस में थे, वो जो काबिलियत वो वहाँ पे दिखाते थे एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस के, वो यहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाए। दूसरा जो दलित चेहरा है, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि दलित
दलित जो चेहरा है उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस चुनाव में पवन आपने भी देखा कि दलितों ने बहुत बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया और जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। अब इसके बाद बेबी रानी मौर्य हैं जो उत्तराखंड की गवर्नर थी, वो आई पार्टी में और वो जीती हैं, उनको मंत्री बनाने की चर्चा है। और सतीश महाना जैसे हैं जो कानपुर में कई बार एमएलए रहे, तो बहुत एक लंबी लिस्ट है। अब बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मंत्री जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हैं कि इस बार उनको मंत्री बनने का चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि किसको मंत्री पद मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। विशाल प्रताप सिंह से दोबारा हमारा संपर्क हो गया है। विशाल, आप पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह की बात कर रहे थे, और कौन से वो चेहरे हैं जिनको उम्मीद है कि अब की बार योगी की कैबिनेट में उन्हें मौका मिलेगा? देखिए पवन, जैसा कि हमने जिक्र पहले भी किया, राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से जीते हैं, ईडी के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, उनका नाम काफी ज्यादा लिस्ट में आगे चल रहा है। जैसा कि अभी हमारी वरिष्ठ सहयोगी रुचि जी बता रही थी कि असीम अरुण शानदार अफसर रहे हैं, उनका काम बहुत अच्छा रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका नाम भी काफी जबरदस्त तरीके से आगे चल रहा है, जो कि दलित बिरादरी से आते हैं। और जिस तरीके से इस बार दलित समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट दिया है, तो निश्चित तौर पर उनको भी स्थान मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मैनपुरी सदर से भी भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीती है, वहां से प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इसके अलावा 10 ऐसे मिनिस्टर्स हैं पवन, जो समझना बहुत दिलचस्प होगा कि 10 ऐसे मिनिस्टर्स हैं बीजेपी सरकार में जो कि अपना चुनाव हारे हैं। तो निश्चित तौर पर 10 ऐसे लोगों को, नए लोगों को जगह मिलना बिल्कुल तय मानी जा रही है, जो कि पिछले चुनाव में विधायक थे या इस बार नए तरीके से जीत के आए हैं और उनको इस बार सरकार में जगह मिली है। तो काफी सारे ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के पार्टी मंथन कर रही है, लगातार बातचीत कर रही है। अब से कुछ देर में जो महत्वपूर्ण बैठक है संगठन के साथ, वो भी योगी आदित्यनाथ की शुरू होने जा रही है, क्योंकि संगठन बैठक करेगी, सरकार के लोग बैठक करेंगे और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी। सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद ये पूरी जो लिस्ट है उसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें यह भी बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव का नाम भी चल रहा है, उनको एमएलसी बना करके भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। क्योंकि जिस वक्त एक लड़ाई चल रही थी कि दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी तरीके मिनिस्टर्स ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक करते हुए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। तो ये भी उम्मीद लग रही है कि अपर्णा यादव को एमएलसी बना करके मंत्री बनाया जा सकता है, और इस लिस्ट में वो भी फिलहाल आगे चल रही हैं। अपर्णा यादव भी विशाल बता रहे हैं कि रेस में आगे हैं। एक सवाल रुचि जी आपसे ले लेते हैं, इस मंत्रिमंडल में क्या योगी की छाप अलग से दिखाई देगी? क्योंकि पिछली बार यह कहा गया कि योगी इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड हैं, लेकिन अब की बार योगी इलेक्ट होकर आए हैं, तो क्या उसकी पहचान या छाप दिखाई देगी? जी हाँ, बिल्कुल छाप दिखाई देगी, क्योंकि पिछली बार जब 2017 का मंत्रिमंडल बना था उस समय योगी दूसरी पोजीशन में थे, क्योंकि वो स्टार प्रचारक थे और उसके बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल सरकार चलाई और उसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा जाहिर है कि उनकी पसंद जरूर चलेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके इतिहास रचने के बाद सीएम योगी आज संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। योगी ने चुनाव प्रबंधन टीम को घर पर बुलाया है, जहां वो चुनाव प्रबंधन टीम को संबोधित करेंगे और संगठन के लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है, क्या ग्राफिक्स है हुसैन आपके पास? तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन के तमाम लोगों के साथ मुलाकात करने का फैसला किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।